नाजरीन, आज हमारे साथ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सरबराह DIG इमरान किश्वर मौजूद हैं। हम इनके साथ हाई प्रोफाइल केसेस और लाहौर में जो दहशतगर्दी समेत और जो अपना जराइम की एक जो लहर है उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, ये बताइए कि हर शख्स की, हर मुद्दई की कोशिश ये होती है कि मेरी जो तफ्तीश है ना, किसी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में चली जाए और वहाँ से मुझे कुछ शायद कोई रेमेडी या कोई अपना वो जो है कोई अजाला हो जाए, मेरा कोई मदावा हो जाए, कोई दाद रसी हो जाए। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये हमारी जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की है टीम, लिमिटेड एक ह्यूमन रिसोर्स की टीम है, लेकिन ये बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम है। और इसमें अगर आप रिसोर्सेस देखें कंपैरेटिवली विद ऑपरेशंस या इन्वेस्टिगेशंस, तो मेरे ख़्याल में हमारा कोई 5% के करीब उनके रिसोर्सेज बनते हैं। लेकिन हमारी जो डेडिकेटेड यूनिट्स हैं, जो टीम्स हैं, वो स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। लेट्स से एक बर्गलरी का केस है, नकबजनी का, और उसमें एक IO है जिसने कोई कंसिस्टेंटली 20 साल नकबजनी के मुकदमात ही उसने इन्वेस्टिगेट किए हैं। तो वो डिटेक्शन ऑफ क्राइम जो एक स्पेसिफिक क्राइम का कैटेगरी है, वो उसमें स्पेशलाइज करता है। इसी तरह रॉबरी के केसेस हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक है, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी डेवलप हो जाती है। और पूरी दुनिया में एक प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन या माइक्रो स्पेशलाइजेशन का ज़माना चल रहा है, इवन इन क्राइम फाइटिंग। उस प्रिंसिपल को हम अडॉप्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जो खासा है वो ये है कि हम कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं। कंसिस्टेंटली एक क्राइम को आप फॉलो करते हैं तो कोई ना कोई, देखें, जुर्म ये कोई भी फ्लॉलेस नहीं होता कि आप बिल्कुल गलती करें ही ना। तो उसमें हम उस गलती को कैपिटलाइज करते हैं, उसको पकड़ना है और उसके आगे से उसकी डिटेक्शन स्टार्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्राइम जो है वो डिटेक्ट हो जाए, लेकिन हम डिफरेंट थ्योरीज़ पे काम करते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट भी था जिसमें रॉबरी, हाउस रॉबरी हुई, तो हमने कोई 10 लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस पे काम किया। और एक ऐसी 11वीं लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब हमने अडॉप्ट की तो उसके अंदर हमें ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें हमने जनरलाइज्ड एक सिर्फ गाड़ी के पीछे, जैसे एक कल्टस गाड़ी थी, उसकी एक निशानी थी कि उसके पीछे माशाल्लाह लिखा हुआ है, वाइट कलर का माशाल्लाह लिखा हुआ है, और एक कल्टस की एक छोटी सी एक और निशानी थी। उस पे हमने जब उसकी फॉलो की मूवमेंट, तो मोटरवे की तरफ थी, तो हमने कोई रैंडमली माशाल्लाह लिखी हुई गाड़ियों पे काम करना शुरू किया। तो उसमें से एक गाड़ी क्लिक कर गई और उसमें हमने हाउस रॉबरी ट्रेस कर ली। ये मिसाल देने का मकसद ये है कि एक कंसिस्टेंसी होती है और प्रोफेशनलिज्म है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, और उसके बाद फिर आपकी डेडिकेशन टू ड्यूटी है। तो ये सारी मेरे ख्याल में एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो लोगों का डेवलप हुआ, कि जो ऐसे आपने कहा कि सारे लोग कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन हमारी OCU को दें, तो मेरा ख्याल में उसके पीछे ये चीज़ है। जी इमरान साहब, ये बताएं कि अमूमन ये होता है कि चोर और डाकू जो होता है उसको सिर्फ लूट के माल से गर्ज होता है कि जो मेरा टारगेट है वो मैं हासिल करूं, जो माल, कैश, ज्वेलरी, वट जो कीमती सामान हो वो मैं लेके निकलूं। तो कहीं पे अगर उसको कोई कत्ल भी करना पड़े तो वो बामरे मजबूरी उसको करना पड़े तो वो कर देता था। अब एक नई लहर आई है कि मतलब डकैती के दौरान बंदा भी मार देते हैं, ह्यूमिलेट भी करते हैं, बेहरमती भी करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकती है? क्रिमिनल्स की टेंडेंसीज और मोडस ऑपरेंडीज चेंज होती रहती हैं। और अगर वैसे हमारे जो वायलेंट क्राइम जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हम उसी के लिए हम बैठे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बेसिकली प्रिसाइसली उस पर काम करते हैं। एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिस तरह से वर्क करना चाहिए उस तरह से वर्क करता नहीं है। अब देखें, एक जब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और उसको हम पूरा एक एफर्ट लगती है उसको डिटेक्ट करने में, क्राइम को ट्रेस करने में, क्रिमिनल को एप्रीहेंड किया, हमने उसको प्रोसिक्यूशन का एक केस बनाया, केस फाइल बनाई, उसके बाद फिर कोर्ट में प्रेजेंट करके उसको जेल में भिजवाते हैं। लेकिन एक साइकिल ऑफ क्राइम है, विशियस साइकिल ऑफ क्राइम, जो बार बार
जो है वो बाहर आ रहे हैं मुल्ज़मान, और वो अपना क्राइम रिपीट कर रहे हैं। जो रेपिटेशन ऑफ क्राइम है उसके बाद मुल्ज़िम डेयर डेवल हो जाता है, यानी कि जब आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा, मुल्ज़मान की कन्विक्शंस जो है वो बहुत कम है, मतलब इट इज़ लेस दैन 2%। अगर आपको मैं शेयर करूं जो रॉबरी और डिकॉइटी के केसेस में है कन्विक्शन की परसेंटेज, तो वो जब सिस्टम डिलीवर इस तरह से नहीं करता तो मुल्ज़मान डेयर डेवल होते हैं कि हमें कोई इसमें सज़ा नहीं हो सकती, तो वो फिर उसी अंदाज से क्राइम करना शुरू किया। जहाँ वायलेंट क्राइम की बात कर रहे हैं, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल के मुकाबले में जो वायलेंट क्राइम है और ओवरऑल क्राइम भी है, उसमें हमारी कोई 48% रिडक्शन है, और ये कंसिस्टेंटली हम रिड्यूस कर रहे हैं, यानी हर महीने पिछले महीने से भी कम क्राइम रजिस्टर हो रहा है। और ये वो फिगर्स हैं जो 1-5 की कॉल्स के मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यानी यू कैन नॉट कंट्रोल एनी वन नॉट मेकिंग कॉल एट 1-5। तो ये जो है वो फिगर्स हैं जो उसके मुताबिक हमने क्राइम को रिड्यूस किया है। वायलेंट क्राइम में तकरीबन 200% रिडक्शन ज़रूर है हमारे जो रजिस्टर्ड क्राइम है, जिसमें रॉबरी विद इंजरी है, रॉबरी विद मर्डर है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कन्विक्शन, एक ऐसा क्रिमिनल भी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसका डेटा, वो 128 मरतबा जेल गया, और वो जो है 128 मरतबा ही जेल से वो एक चोरी के मुकदमे हैं, मोटरसाइकिल चोरियों में जाते हैं और वो फिर दोबारा बाहर आ रहे हैं। तो वो कन्विक्शन ना होने की वजह से जो है ना एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक विशियस साइकिल ऑफ क्राइम है जिसको हम फाइट कर रहे हैं। कन्विक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं, इसकी इसमें कहाँ पे कोई ख़राबी, कोई नुक्स कहाँ पे है? मतलब इसमें ना आपकी तफ्तीश में, इस्तगासे में, चालान में, व्हाटएवर? इसमें ना डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम ना होना। और देखें, आप अगर फ़र्ज़ करें आप एक विक्टिम हैं रॉबरी के, या आप विक्टिम हैं चोरी के, आपको जब चोरी का माल रिकवर करके पुलिस दे देती है कि ये रिकवरी हो गई है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट केस में लूज़ हो जाता है और आप उसको फॉलो करना बंद कर देंगे कोर्ट के अंदर। आप नहीं कहेंगे कि यार मैं कोर्ट में क्यों जाऊँ, क्यों शहादत दूँ। अब एक रॉबरी के दौरान में घर के अंदर फ़र्ज़ करें रॉबरी हुई, तो हम बाहर से विटनेस तो नहीं लाएंगे, घर के अंदर के ही लोग होंगे जो हम मिसल में विटनेस शो करेंगे और फिर वो कोर्ट में जाके गवाही देंगे। तो विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम ना होने की वजह से वो लोग खौफज़दा होते हैं केसेस को फॉलो करने में, केस के कोर्ट के अंदर। ये विटनेस रिजाइलिंग और कंप्लेनेंट्स की रिजाइलिंग, यानी वो फॉलो ना करने की वजह से एक बहुत बड़ी वजह है जो कन्विक्शन ना होने की वजह से। उसके बाद फिर फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, ये जो 60 to 65% रिजाइलिंग एक वजह है। उसके बाद 20% हमारी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें केस फाइल की कंप्लीशन ना होना प्रॉपर जिस वे से होनी चाहिए, और उसमें एविडेंस इनकॉर्पोरेट करना होता है। आजकल मॉडर्न फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है और फोरेंसिक एविडेंसेस कोर्ट्स की टेंडेंसी अब आ गई है कि कोर्ट उनको वेटेज भी दे रही है। 164 कानून शहादत जो ऑर्डिनेंस है 1984 वाला, उसके मुताबिक फोरेंसिक एविडेंस एक कोर्ट की डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ना होना भी एक वजह है कि उसकी उस तरह से तफ्तीश नहीं की जा सकती। उसकी वजह फिर आगे से अगर मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें तो हमारे जो ग्रेजुएट इनपुट है, यानी जो हमारे आईओज़ जो ग्रेजुएट्स हैं वो 34% है टोटल फोर्स का। अब बाकी जो हैं वो मैट्रिक हैं या इंटरमीडिएट हैं। जो ग्रेजुएट तफ्तीश करते हैं आईओज़, जो पीसीएस के थ्रू आते हैं और उनको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का पता होता है, उनकी ट्रेनिंग ईजियर होती है। फिर इसके अलावा एज मैट्रिक्स भी बड़ा काउंट करती है। हमारी कोई 40% के करीब नफरी जो है वो 50+ है आईओज़ की। तो 50 इयर्स से ऊपर उस तरह से ट्रेनिंग आप नहीं दे सकते जिस तरह से एक यंग आईओ को देंगे और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद फिर कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो ज़्यादा है। फिर जो कोर्ट की एडजर्नमेंट्स हैं ड्यू टू
प्रोटेस्ट, लॉयर्स और इस तरह की जो डिफरेंट रीजंस हैं उनकी वजह से भी है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स है मेरे ख्याल में। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सारे कंपोनेंट्स जब तक काम नहीं करते, जिसमें पुलिस एक कंपोनेंट है, जिसमें प्रिजन एक कंपोनेंट है, जिसमें कोर्ट एक कंपोनेंट है, जिसमें प्रोसिक्यूशन एक कंपोनेंट है, और ये सारे जब और पेरोल एक कॉन्फिडेंस, ये जो जब जब सारे 5 के 5 यूनिट्स काम नहीं करते तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क्स एज ए पंच। जब आप उस पंच में कमज़ोरी आ जाती है तो वो उस तरह से काम नहीं करता। अगर आप गोरों का ज़माना देखें तो 1934 के एक्ट के अंदर भी उन्होंने तमाम एलिमेंट्स पे फोकस किया, यानी उन्होंने कन्विक्शन के ऊपर अलहदा एक रजिस्टर्स बनाए हुए हैं जिसमें हम फॉलो करते हैं कि कन्विक्शंस किन केसेस में हुई है, और ये एक एसपी की सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि वो अपने केसेस को, एक पैरवी अफसर होता है अदालत के अंदर और वो केसेस को फॉलो करता है कि हमारे कौन से केसेस शहादतों में हैं, कौन से केसेस जो हैं वो प्रोसिक्यूशन में चल रहे हैं, और उनकी डायरी जो है वो एसपी के पास आती है और एसपी उसको उसमें इंटरेस्ट लेके उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह तरक्की के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में, अब क्रिमिनल्स भी अब गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटलाइज अपना ये जो क्राइम एक्टिविटीज़ हैं और जो उनकी जो ये डकैतियाँ स्पेशली, ये क्या? इसमें हमने कई गैंग ऐसे पकड़े हैं जिसमें जो व्हीकुलर क्राइम था, वीएलएस भी चूँकि हम ओसीयू कंट्रोल करती है, तो व्हीकुलर थेफ्ट या व्हीकुलर स्नैचिंग जो है उसमें हमने देखा है कि वो जैमिंग डिवाइसेस या ऐसे डिवाइसेस जो आपके ट्रैकर को डिसेबल करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ अब उन्होंने हाउस रॉबरीज़ के दौरान में जैमिंग डिवाइस लेके आए हैं जिसमें जियो फेंसिंग को डिफीट करने के लिए, क्योंकि पुलिस के पास एक टूल है जियो फेंसिंग का जिससे आप टावर की जो ट्रैफिक है उसको आप मॉनिटर करते हैं। तो वो जियो फेंसिंग को डिफीट करने के लिए उन्होंने यूज़ किए गैजेट, और गैजेट ये चाइनीज़ गैजेट हैं जो कि कारखानों में, पेशावर में, डिफरेंट जगहों पे इजीली अवेलेबल हैं, वहाँ से वो परचेज़ करते हैं और आगे उसको यूटिलाइज करते हैं। आपके सिक्योरिटी गैजेट्स जितने भी हैं, सिक्योरिटी कंपनीज हैं, वो तो मैं इनके आगे फेल हैं। मतलब एक शख्स ने अपने घर को इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है, एक सिक्योरिटी एजेंसी से सर्विसेज ली हुई हैं, अलार्म सिस्टम ये वो वगैरह वगैरह, उसके बावजूद वहाँ पे अपना बहुत बड़ी वारदात भी हो जाती है, डकैती भी हो जाती है। तो इसका क्या अपना ये एक बड़ा फेलियर है या मतलब इसमें कोई और वजह है? मेरे ख्याल में जो प्रिवेंटिव साइड है ना वो भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन डिटेक्टिव साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब तक आप एक नाके बेशक लगा लें, आप बेशक पेट्रोलिंग बेहतर कर लें, लेकिन जब तक जो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है जब तक आपने उसको अरेस्ट नहीं करना तो वो किसी ना किसी रास्ते से फिर दोबारा क्राइम करेगा। दूसरा स्टेज है उसकी सज़ा, जैसे हमने डिस्कस की कि उसकी सज़ा इंश्योर करनी चाहिए। तीसरा, ये जो आपने सिक्योरिटी कंपनीज़ की या प्राइवेट कंपनीज़ की बात की है और गैजेटरी की बात की है, ये उस वक्त कामयाब होते हैं जब आप इनका लेज़ॉन इस्टेब्लिश करते हैं पुलिस के साथ, और पुलिस की एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग के साथ जब तक ये डवटेल नहीं होंगे ये सारी चीज़ें, चाहे आप पैनिक बटन लगा लें, चाहे आप सिक्योरिटी कंपनीज़ को हायर कर लें, लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है वो पुलिस का है, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस का आएगा, पेट्रोलिंग पुलिस की है, एक स्टेट मशीनरी है जो इसके लिए काम कर रही है। तो प्रिवेंटिव साइड जो है उस पे मेरा ख्याल में आपस की जो उनकी यूनिफिकेशन है या डवटेलिंग है आपस की कंपनीज़ की, या अगर फ़र्ज़ करें किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपने उन्होंने गार्ड्स और सारे सिस्टम लगाए हुए हैं और उन्होंने अपना वायरलेस टावर भी लगाए हुआ है, तो वो उसकी इस्टेब्लिश होनी चाहिए लिंक विद पुलिस कांस्टेंट, और ये रियल टाइम लिंक होना चाहिए। उसके अलावा कैमरास बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपके प्राइवेट कैमरास बेशुमार हैं। सेफ सिटी एक काम कर रही है और उसमें जो है प्राइवेट कैमरास कोई काफ़ी ज़्यादा उसके साथ मिलाए गए, लेकिन अभी भी बेशुमार ऐसी जगहों पे हैं कैमरास। एक तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन इम्प्रूव करने वाली है कि कैमरास अच्छी क्वालिटी के लगें, और फिर उन कैमरास की सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग भी हो रही हो, आपस में कनेक्टेड हो। तो जब तक वो इनकी इंटीग्रेशन ऑफ कैमरास नहीं होती उस वक्त तक ये मेरे ख्याल में ये सारी फैक्टर्स हैं जो
प्रिवेंटिव साइड पे हमें काम करने की। इमरान साहब एक बात बताएं कि एक पुरस्कार खामोशी है, ये तीफी बट और ये अमीर बलाज वाला जो मामला और ये दुश्मनी चल रही है, पॉइंट स्कोरिंग चल रही है, गैंग वार चल रही है, ये जावेद बट के कत्ल के बाद एक पुरस्कार खामोशी है। ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा है या कोई और उसका अपना, आप इसको क्या कहेंगे, ये कोई अंदर खाते कोई इनकी मफाहमत, कोई सुलह, या इन दोनों फरीकैन को एहसास दिलाया गया है या कोई पछतावा है, क्या है? इनकी दुश्मनी आप अगर हिस्टोरिकली ट्रैक करें तो 1994 से जब बिल्ला मर्डर होता है तो उसके बाद से स्टार्ट हुई, और बल्कि उससे भी पहले वो उनकी शालमी के अंदर जो है वो एक 324 का वाक़या हुआ और उसके बाद फिर इनकी आपस में मामला शुरू हुए। 1994 के बाद 2010 में टीपू का मर्डर हुआ और उससे पहले एक कचहरी के अंदर भी अटैक हुआ था जिसमें 5 अफराद, ये बच गया था टीपू, लेकिन 5 अफराद उसमें जहाँ बहक हुए थे। तो उस पर भी ये उसमें असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी। तो ये भी समझ लें कि इसी दुश्मनी का भेंट चढ़े वो 5 अफराद भी और ये भी। उसके बाद फिर दर्जनों, हाँ, तो वो उसके बाद फिर अब ये रिसेंटली इंसिडेंट पहले बालाज का हुआ जो उसकी 3rd जनरेशन थी, ये मुसब का भाई जो है ये मर्डर हुआ, टीपू का बेटा। उसके बाद फिर ये जावेद बट का हुआ। पुलिस ने तमाम अपनी ये जो रिसेंटली 2 हुए इंसिडेंट्स, बालाज वाला और ये जावेद वाला, तो दोनों सक्सेसफुली मुल्ज़मान तमाम अरेस्ट किए गए। शूटर, जेन्युइन ओरिजिनल शूटर जिन्होंने शूट किया वो अरेस्ट हुए, उनकी रिकवरीज हुई। उसके बाद फिर जो रिकॉनेसेंस या सर्वेलेंस या रैकी करने वाले जो लोग थे वो भी अरेस्ट हो गए। लेकिन जो मेन इनके लिंच पिन हैं वो बाहर हैं, जिनके ख़िलाफ़ इश्तिहारी होने की कार्रवाई हो चुकी हुई है। 88 की कार्रवाई भी जो है वो कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की भी चल रही है। मुसब भी इस वक्त रिपोर्टेडली वो बाहर है और ये भी बाहर है। जो आप खामोशी की बात कर रहे हैं, इनकी सुलह की मेरा ख्याल है पहले भी काफ़ी दफ़ा कोशिश हो चुकी हुई है, अभी फिर दोबारा चल रही होगी है बातचीत जो हमारे नॉलेज में आ रही है, लेकिन उसमें कोई अभी कोई पेशरफ्त नहीं है। ये डेंजरस फेज़ होती है क्योंकि अगर आपको उसमें उस दौरान में पूरे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए कि इनका कोई और वाक़या इस तरह का ना हो। ये जो लोग कहते हैं कि अक्सर ये जी ये गैंग वॉर है, ये कोई गैंग वॉर नहीं है, ये ख़ानदानों की, 2 ख़ानदानों की आपस की दुश्मनी है। गैंग वॉर उस टर्मिनोलॉजी में आती है जब आप अपने आगे से इनके जो एजेंट्स हैं वो भी एक दूसरे को मार रहे हों और एक टफ वॉरफेयर शुरू हो जाती है। तो इस लिहाज से तो ये ख़ानदान की एजेंट्स जो हैं, जो बोथ साइड, वो सोशल मीडिया पे लड़ाई इस आग को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पे तेल डालते हैं सोशल मीडिया पे लड़ाई ताकि उनका भी कोई दाल पानी, दाल दलिया चलता रहे। जी एग्जैक्टली। अदरवाइज इसमें जो है ये जो इसमें ये भी होता रहा है कि जी आज वो ए के साथ है तो कल वो बी के साथ है, जो आज बी के साथ है फिर ए के पास आ गया। ये लोगों ने, इन लोगों ने भी ज़रा, हाँ जी एग्जैक्टली ऐसे हुआ है। अच्छा, इसमें एक और बात, एक करैक्टर है जिसका ताल्लुक आपके महकमे से है, वो हर बड़े अपना टीपू, ये अमीर बालाज, ये जितने भी ये बड़े अपना अटैम्प्ट हुई हैं, जो मर्डर हुए हैं, उसमें वो कोई डेपुटेशन है उसकी, वो हर वक्त साथ होता है, वो क्यों मौजूद होता है ऐसी वारदात के मौके पे? इसमें ना एक शार्प पोलराइजेशन पुलिस के अंदर एग्जिस्ट करती थी और मेरे ख्याल में अभी भी होगी, क्योंकि ये एक जब दोनों ख़ानदानों की आपस में शुरू हुई मामला, मैंने बताया 1994 से ऑनवर्ड, तो इट इज़ नाउ 30 ईयर्स। 30 साल के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर जो हैं वो तीफी एंड द ग्रुप को फॉलो करते हैं या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ इसी तरह दूसरा जो टीपू ग्रुप है तो उसको वो फॉलो करते हैं। ये इनकी फैमिलीज में बतौर वीआईपी जाते हैं आपके पुलिस ऑफिसर। मैं वही उसी की तरफ बता रहा हूँ। तो ये एक पोलराइजेशन थी जिस पे हमने सीसीपी साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट इस पे नोटिस लिया और उनको तमाम ऐसे जो टार्निश्ड कैरेक्टर हैं उनको इस केस से हटाया और पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाई गई।
दोनों यानी जो बलाज वाला मर्डर हुआ उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन के ऐसे लोगों को रखा गया जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों किसी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है, तो न्यूट्रल ऑफिसर्स चूज़ करके इन्वेस्टिगेशन में डाले गए। इसी तरह दूसरा जब ये जावेद वाला हुआ तो उसमें भी पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया गया। कानून में इसकी 18(2) में पुलिस ऑर्डर में इजाज़त है कि आप ऐसे सेंसिटिव केसेस जिसको आप पैनल से इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं, और ये अथॉरिटी है CCPO साहब की। उसमें हमने पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया और उनके थ्रू इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि कोई भी किसी किस्म का कोई इसमें मामला। एहसन शाह का जो पुलिस मुकाबला है वही पुराना फरसूदा स्क्रिप्ट, वही एक पुरानी जो कहानी, इसके बारे में जो सवालात और जो ये मुतज़ाद बयानियाँ हैं इसके बारे में क्या कहते हैं आप? इसमें एक आपको पता है जिस तरह से एक इसकी बैकग्राउंड भी है कि उसमें जेल से एक ऑडियो रिकॉर्ड हुई और रिलीज़ हुई और एक थ्रेट दिया गया OCU के ऑफिसर्स को भी। तो ये इसमें तो 164 की स्टेटमेंट भी हो चुकी हुई है कोर्ट में और कोर्ट ने एग्री कर लिया हुआ है। ऑडियो एक रिलीज़ होती है, जेल से होती है, उसकी बुनियाद पे घबरा के एक डेस्परेट कार्रवाई की पुलिस ने, या कुछ सच्ची मुच्ची का ये वाकई पुलिस मुकाबला था? देखिए, एक वो मैंने आपको बताया कि कोर्ट के अंदर बाकायदा 164 की जो स्टेटमेंट होती है एक बड़ी रिलायबल होती है, उसमें हम नहीं इन्वॉल्व होते, उसमें कोर्ट ही इसमें फ़ैसला करती है। तो कोर्ट इसमें 164 में इसको फाइल कर चुकी हुई है और इट इज़। ये दोनों तरफ पुलिस ऑफिसर जो खेल रहे होते हैं और वो किसी सूरत ये आग को ठंडा नहीं होने देते। ज़ाहिर है दोनों साइडों पे मफादात हैं, मामलात हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर जो कुछ ज़ाहिरी हैं, कोई पोशीदा हैं, उनके बारे में महकमे ने कोई क्या लाएअमल अख्तियार किया? वो मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि उनको हम मार्जिनलाइज कर चुके हैं, और उनकी अगर कोई इस तरह की विजिबल पोलराइजेशन या इंटरेस्ट नज़र आता है तो उनके खिलाफ सभी फील्ड में सभी अच्छी पोस्टों पे हम तकरीबन जो तमाम जो हैं वो इस वक्त कोई भी मार्जिनलाइज कर चुके हुए हैं। उनकी तमाम की जो है हमने अगर कोई बिल्कुल विजिबल प्रूफ मिला है तो उनके खिलाफ प्रोसीड किया गया है, अदरवाइज़ जो है वो उनको हमने फील्ड से ऑफ किया हुआ है। अच्छा इमरान साहब, ये बताइए, ये अभी हाल ही में एक बुनियाद उसकी कुछ भी हो, वो वाक़या हुआ नहीं हुआ, ये आप इस बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड करें, हमारे नाज़रीन को भी बताएं। थोड़ा इस टाइम डिवीज़न है, कोई कहता है कि जी ये वाक़या हुआ, इसको मैनेज किया गया, कोई कहता है ये वाक़या नहीं हुआ, इसको कोई साजिश या किसी मंसूबे के तहत इसको हवा दी गई और इसको प्रोपेगेंडा किया गया एक मखसूस तालीमी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए। ये वाक़या बिल्कुल सिरे से हुआ ही नहीं है, और बिल्कुल इसमें हमने एक नहीं दो नहीं कोई डिफरेंट इंक्वायरीज़ कमेटीज़ हाईएस्ट लेवल पे बनी। इवन हमने अपने एंड पे OCU ने भी पूरी इसकी इंक्वायरी की, और तमाम एंड्स पे तमाम स्टूडेंट्स को तमाम एविडेंस को उसमें प्रोड्यूस किया गया, और यही कंक्लूड हुआ कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। इट वाज ऑल फॉल्स, इट वाज ऑल र्यूमर, बेसलेस, और बिल्कुल बेसलेस थी। और एक स्क्रिप्ट कहाँ तैयार हुआ, इसको किस तरह से इसको अपना मंसूबा साजों ने किस तरह इसको लॉन्च किया, और पूरे शहर में एक सहम का आलम था, और माँ बाप से लेकर बच्चों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ था, और आंखें नहीं मिला पा रहे थे माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से। और ये इतना शदीद इसका रद्द-ए-अमल आया कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि तालीमी इदारों से बच्चियाँ बाहर निकल आए एहतजाज के लिए। अगर कोई ऐसा मंसूबा साज है, कोई ऐसा ग्रुप है जिन्होंने इसको मैनेज किया, इन्होंने उसको ड्राइव किया, तो आप लोगों का हाथ अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, या तफ्तीश का दायरा वहाँ तक नहीं पहुँचा? इसमें वो आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स जो प्रोवोकेशन में इन्वॉल्व थे, वो 138 के करीब अकाउंट्स थे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो देखें, वो तो अपनी जगह है, उनको ड्राइव करने वाले पीछे कोई तो होगा ना। हाँ, वही बता रहा हूँ, किसी का कोई मकसद होगा, उन्हीं का बता रहा हूँ कि वो बेसिकली हमारी एक कौम है जिसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। आप यहाँ पे बाहर खड़े हो जाएं और खड़े होकर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें,
10-12 लोग और आएंगे और वो भी देखना शुरू कर देंगे, इवन इफ देयर इज़ नथिंग। तो वो इसको कहते हैं कि भेड़ चाल या बैंड वैगन इफेक्ट। अच्छा, एक तासुर ये भी तो है, ये जो Sorry, बैंड, मैं आपकी बात का एक तासुर ये भी है को कंपिटिटर्स को इसको हवा दे रहे थे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। ठीक हो। और ये जो है बेसिकली इट वाज प्योर र्यूमर, जैसे मैंने बताया, एक बेसलेस सी एक प्रिंसिपल और एक बच्ची के दरमियान में कोई किसी एप्लीकेशन पे तलब कलामी हुई और उसके बाद फिर आगे से ये मामला बढ़ते बढ़ते बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि अगर र्यूमर के ऊपर इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा खौफनाक एक ऐसा मंजरनामा बना के पेश किया जाए तो ये मिसअंडर अगर हो जाता, खुदा ना खास्ता, या बच्चे बच्ची के साथ कोई दौरान मुजाहरे के दौरान या कोई अपना एहतजाज के दौरान कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती या कोई अमन व अमान का मसला बन जाता तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। ये ऐसा हुआ है लंदन राइट्स में आपके सामने रिसेंटली, 1000 से ऊपर दुकानें इन्होंने जला दी और बाकी इतने लोग बलवा होने वाला था शहर में। हाँ, तो ये जो लंदन राइट्स हैं ये सिर्फ हमारी, यानी अब देखें वो भी एक र्यूमर था उसमें कि जी वो रवांडन सस्पेक्ट था, उसको मुसलमान बना के पेश किया गया और क्रिश्चियन मुस्लिम राइट शुरू करा दिए और इतनी दुकानें जलवा दी। और ये सिर्फ पाकिस्तान से महदूद नहीं है, दुनिया में भी ये र्यूमर जो है। एक और बात भी है इसमें, एक ये भी बात चल रही है, बहस चल रही है, वाकफान हाल और वैसे ही दूर की कौड़ी लाने वाले भी होते हैं ना हमारे यहाँ, वो कहते हैं इसके पीछे कोई मोटिव्स हैं, कोई फोर्सेस हैं, कुछ लोग हैं जो इसको बाकायदा एक स्क्रिप्ट बना के इसको उन्होंने। We always look for conspiracies, there is nothing like नहीं सर, देखें एक और बात है, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो तो बेचारे आपको पता है वो तो पानी का बुलबुला होता है, वो वेव के साथ चलते हैं। इसको बाकायदा ड्राइव किया गया, ये मुजाहरे बाकायदा प्लान किए गए, उसमें फिर पॉलिटिकल मोटिवेशंस आ जाती हैं। ये होते हैं बेसिकली अपॉर्चुनिस्ट। जब एक इंसिडेंट ऐसा प्रेसिपिटेट हो गया और वो फैलना शुरू हो गया तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस या पॉलिटिकल प्लेयर्स भी आ जाते हैं। आप किसी मखसूस सियासी जमात की बात कर रहे हैं? वो मुमकिन है, वो बिल्कुल। उसमें देखें ना, सोशल मीडिया पे जितने अकाउंट्स 138 के करीब हमने आइडेंटिफाई किए और उनके पास फिर उनको उनमें से काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए, तो पॉलिटिकल बिल्कुल फोर्सेस ने इसका फ़ायदा उठाया। आपके सामने है वो एक खातून जो कराची की जो सारा है, उसने क्लेम कर दिया कि जी ये मेरा, उसका तो बच्ची कोई नहीं है, औलाद ही कोई नहीं है। इस तरह के तो ये हमारे यानी कि इस तरह की र्यूमर्स फैलती हैं सोशल मीडिया में, जिसकी इमरान साहब एक और बात जो सबसे अहम और संगीन मसला है, तालीमी इदारों में मंशियात, और उससे बढ़कर खौफनाक ये कि उस अपना नशे में बच्चियाँ इसमें बहुत इन्वॉल्व हो चुकी हैं और बड़े गंभीर मसाइल हैं और माँ बाप के लिए भी हैं और आने वाली नस्लों के लिए भी हैं। अभी तक कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं है जो इस रैकेट को, इस अपना जो ग्रोह को, जो नेटवर्क है, इसको तोड़ सके। इसमें हमने जितनी विजिबल इम्प्रूवमेंट्स की हैं लाहौर के अंदर, वो मेरा ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड हैं। पहले हम पिछले 6 माह के दौरान में 1.5 अरब से ऊपर की मनशियात हम रिकवर कर चुके हुए हैं, 1.5 बिलियन रुपीज़। और 3-4 ऐसे नाइजेरियन ड्रग रैकेट को हमने पकड़ा जो इंटरनेशनल था। स्पेनिश एंड इटालियन जो नेशनल्स थे वो इन्वॉल्व थे, उसमें हमने उनको अरेस्ट किया। उसके बाद जॉर्डन ड्रग रैकेट था, उसको हमने बस्ट किया। और इसका नेटवर्क जो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 15-20 ईयर्स, उसको हमने नेटवर्क को ब्रेक किया इस वक्त। और फिर हमारी कॉन्स्टेंट लेजॉनिंग और डिकॉय ऑपरेशंस तालीमी इदारों में चल रहे हैं। अब ये जो अनब्राइडल्ड किस्म की वो जो थी कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड मनशियात वाला, वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल उसमें हम विजिबल डेंट डाल चुके हुए हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रहा। और जो हम एक जो रिमेनिंग गैंग है उस पर अभी हम रिसेंटली काम कर रहे हैं, उसके भी हमने 3 मेंबर्स अरेस्ट कर लिए हैं। अब उस पर भी हम वी आर क्लोज टू कैचिंग द गैंग। तो हम, जैसे मैंने बताया कि 1.5 अरब से ऊपर की मनशियात जो पिछले 6 माह के दौरान में हमने सिर्फ OCU ने रिकवर की।
तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और ये जो फ़ोनी किस्म के, मर्की किस्म के ऑपरेशंस चल रहे थे, और फिर ऑनलाइन सारी स्कॉट फ्री किस्म की सप्लाई चल रही थी, और बड़े बड़े डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स दिए जा रहे थे, और इंटरनेशनल भी एक रैकेट था जो जिसमें कस्टम्स और वो भी कुछ ऑफिसर्स थे, तो वो हमने तमाम रैकेट को बस्ट किया और उसमें इनकी जायदादें ज़ब्त कराई गई। उसके अलावा हमने मनी लॉन्ड्रिंग की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी कराई, FIA को भी लिखा ताकि इनके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज़ हों। हमने उनके एसेट फ्रीजिंग की तरफ गए। सेक्शन 21 का फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्वायर करके और प्रोब करके मनी लॉन्ड्रिंग और FIA की इन्वेस्टिगेशंस में कन्वर्ट किया। इमरान साहब, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी एक साइंटिफिक किस्म की एक डकैती हुई है, तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है लाहौर में भी आ सकता है। और लाहौर में वैसे ही काफ़ी गैंग जो हैं वो एक्टिव हैं, जिसमें कोई पठान वगैरह भी यहाँ पे बंदे उठा के ले जाते रहे हैं, और बड़ा अपना फिर उसके अलावा बड़ी डकैतियाँ भी हैं। फिर ख़ास तौर पे लाहौर के पॉश इलाकों में बड़ी वारदातें हैं। तो उसमें उस किस्म का जो इस किस्म के जो गैंग्स हैं, और उनमें आपका जो अपना स्टाफ है, वो उनको अभी तक उस तरह से अपना रेस्क्यू नहीं कर सका। ना आवाम को कोई तसल्ली है, ना वहाँ से उधर से जो गैंग हैं उधर से भी कोई अपना। देखिए इसमें ये जो दो अभी हमारे पास ये जो पठान गैंग की बात कर रहे हैं, हमने इनकी आइडेंटिफाई इनको कर लिया हुआ है। हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, सोर्सेज पूरे हैं मौजूद, और हम जल्दी इस पे आपके साथ ब्रेक थ्रू शेयर करेंगे। जो इस्लामाबाद की है बैंक रॉबरीज़ का आपने जिक्र किया है, तो उसका इम्पैक्ट या प्रिवेंटिव जो एक्शंस हैं वो हम इंशाल्लाह अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो यहाँ पे लाहौर में इस तरह से इंशाल्लाह ताला ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। और बिल्कुल हम वी आर आफ्टर देम। और कोई भी एक गैंग जो ऑर्गेनाइज जैसे कहते हैं, जिस तरह से ये आपने पठान वाला की जिक्र किया, तो कोई ऐसा गैंग नहीं है जो डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हम उसके, चूँकि ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें ये अब सेटल्ड एरिया से बाहर जाके जब ये रहते हैं, तो उसमें जो इंसर्जेंसी प्रोन एरियाज़ हैं, जिसमें इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, उसमें उस तरह से हम जाके ऑपरेशंस नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने सोर्सेज के थ्रू जो है उन पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला विल कैच देम, और आपसे इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। इमरान साहब, ये बताइए कि रिकवरी का ये क्या मैकेनिज़्म है? एक गैंग, एक क्रिमिनल 5 साल बाद पकड़ा गया, आपने 20 वारदातें निकालनी और उस पर डाल दी। अब रिकवरी का अमल शुरू हो गया। अब उसने कहीं कोई लेन देन किया है, किसी का उधार देना था वो दिया है, उसने कहीं से गाड़ी ली है, मोटरसाइकिल ली है, कहीं से कढ़ाई खाई है, उसने कहीं से कपड़े ख़रीदे हैं, वट एवर, वो अजाब तो बन जाता उनके लिए। वो तो साइड पे होगा, रिकवरी पैगी सारी उन्होंने, ठीक है ना। अब वो पुलिस ने डबल, एक तरफ उसको पकड़ा हुआ है, दूसरा प्रेशर उसके तरफ होता है जो जिन लोगों के साथ उसने कोई ख़रीदो फरोख्त की होती है। तो ख़रीदो फरोख्त करने वाला, उसको क्या पता ये डकैती के पैसे हैं, ये जो मुझसे शॉपिंग करने आया है, फ्रिज ले गया है, चूल्हा ले गया है, एयर कंडीशन ले गया है मुझसे, तो वो मतलब ये क्या है? इसमें हमारा SOPs बड़े क्लियर हैं कि अगर तो ज्वेलर ने प्रॉपर SOPs के साथ सोना ख़रीदा हुआ है तो उसको तंग नहीं किया जाएगा। अगर ज्वेलर ने SOP के बगैर मार्केट से कम और SOPs को इग्नोर करके सोना ख़रीदा है, और उसको पता भी नहीं है कौन ID कार्ड है, एक्चुअली ID कार्ड वाला बंदा आया था या नहीं आया था। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल, गाड़ी कोई बंदा ख़रीदता है, या जो इसी तरह कोई एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज करता है, अगर वो SOPs को वायलेट करके उसने ये काम किया है, तो फिर रिसीवर ऑफ जो प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी, उसका जो 411 का ऑफेंस है वो उसका मुर्तकब होता है, और उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जाता है उसी ऑफेंस के तहत। और कानून में लिखा हुआ है कि चोरी का माल जहाँ पे भी होगा उसको रिकवर किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, इसमें अगर आगे SOPs बन चुके हैं, जहाँ पे छोटे छोटे जो बातें आप कर रहे हैं उन पे नॉर्मली हम नहीं जाते,
और उसमें ज़्यादातर यही कैटेगरीज होती हैं जिस पे हमारे रिकवरीज़ का प्रोसीजर हम जिस पे जाते हैं और स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर करते हैं, जिसमें ज्वेलर्स हैं, जिसमें ये इस तरह मोटरसाइकिल गाड़ियाँ ख़रीदो फरोख्त करने वाले लोग हैं या मनी एक्सचेंज वाले लोग हैं। तो इसी तरह किसी जगह पे उसने अपना चोरी का सामान रखवाया होगा किसी के पास, तो वो इसमें शामिल होगा। डिफेंस में एक गैंग बड़ा एक्टिव है, ख़ास तौर पे बाकी भी इलाकों में है, लेकिन डिफेंस को उसने फोकस किया हुआ है। ये कौन सा गैंग है जो अपना मतलब तमाम सिक्योरिटी बैरियर, तमाम इंतज़ामात, तमाम तदबीरें, तमाम तरकीबें फ़ेल कर किए चला जा रहा है और वो एक अपना वहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए वज़ाब बना हुआ है? ये किस गैंग की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? ये पठान वाला? पठान गैंग। अच्छा, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वी आर क्लोज टू कैचिंग देम। तो अब ये जो अपना ये जो है, ये एक तालिबान की तरफ कुछ ताने बाने जा रहे हैं, कुछ गैंग। नहीं, हमारा ये वाला इसमें तालिबान का एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल इसमें नहीं है। तो इस्लामाबाद में जो है, इस्लामाबाद का वो बता सकते हैं बेहतर, इस्लामाबाद का तो हम नहीं बता सकते। ये जो अपना ये जो पठान गैंग है या जो बाहर से आते हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे लाहौर और पंजाब के दूसरे ज़िला में वारदातें करने, ये आते हैं 2, 4, 5 दिन यहाँ स्टे करते हैं, अपना वारदात करते हैं, उसके बाद वो वापस नहीं, चले इस जाते गैंग हैं। में ये स्टे नहीं कर रहे, इस गैंग में ये आते हैं और फ़ौरन हिट करके फ़ौरन वापस जाते हैं। और उसके हमारी एक हॉट इंगेजमेंट भी हुई है, शेराकोट नाके पे इनका एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था एक जगह। ठीक है। अच्छा, हम आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ मैं कि लाहौर में जो जैमर के साथ जो वारदातें हो रही हैं, इसके मुकाबले पे आपका जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है वो क्या टेक्नोलॉजी है, क्या मेथड हैं, क्या मेजरमेंट्स हैं, ताकि हमारे नाजरीन को भी कोई थोड़ा सा जो गाड़ियों कोई की बात आगाही कर, कोई दें, उनको कोई को मैसेज दें, उनको पता हो कि अगर उनके साथ कोई ऐसा वारदात गाड़ियों या ऐसा गाड़ी की वाक़या, बात कर रहे हैं। गाड़ी यहाँ घर, इवन के घर में पहुँच के भी वो आपके सिक्योरिटी सिस्टम जैम कर देते हैं। नहीं, ये अभी रिसेंटली सिर्फ इसी गैंग ने यूज़ किया, उसके अलावा कोई नहीं। इसमें हाउस रॉबरीज में गाड़ियों के जैमर जो है गाड़ियों का ये डुप्लीकेट, जैसे वो एक डिवाइस ले जाते हैं और उसकी जो अगर आपकी की है उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। जो कीलेस एंट्रीज हैं व्हीकल्स की, उनको वो पहुंच के उसके गाड़ी के करीब जाके उसकी डुप्लीकेट की बनाते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे। तो ये एक गैंग था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, अभी वो जेल में है। तो लेकिन ये ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए जो है ना, ये जो कीलेस एंट्रीज गाड़ियाँ हैं वो भी उस तरह से सेफ़ नहीं होती, क्योंकि आजकल ये टेक्नोलॉजी भी आ चुकी हुई है। इमरान साहब, एक आखिरी, कितने ऐसे गैंग हैं, कितने ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो रिपीटेडली आपके पास आते हैं, आपके पास से होके आपके मेहमान रह के जेल चले जाते हैं, जेल की खातिर तबादले के बाद दोबारा वो फील्ड में आते हैं, फिर वो आपके पास आ जाते हैं? कितने, कोई आपने फिगर आउट किया? देखिए, इसमें तो बेशुमार मैंने बताया कि 2% कन्विक्शन के साथ, तो इसका मतलब है 98% तो जेल से बाहर ही आते हैं ना। गुलशन का कारोबार जो है वो यूं का तू चल रहा है। हाँ, तो ये उनकी कन्विक्शन ना होने की वजह से फिर वो साइकिल ऑफ क्राइम रिपीट होना पड़ता है और पुलिस की एफर्ट्स बड़ी ज़्यादा हो जाती हैं हम और बार बार में आलमी दर्जा बंदी में हम जो 129वें या 30वें नंबर पे हैं, जिस की तरफ इशारा आप कर रहे हैं, जी। तो ज़ाहिर है तो बड़ी अल्लाह का करम है फिर भी कि ये 2% पे भी तो काम फिर चल वो रहा है। हमारा ही एफर्ट मल्टीफोल्ड हो जाती है ना। हमें एक ही मुलजम को बार बार वही एफर्ट, वही चीज़ें करके उसको ट्रेस करके फिर दोबारा जो है वो पकड़ना पड़ता है। तो वाकिफ हो गए होंगे काफ़ी आपके जो रिपीटेड क्राइम करने वाले। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ इमरान किश्वर साहब हाई प्रोफाइल केसेस और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। आइंदा नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।